अब हम जनाब मूव करने जा रहे हैं अपनी कोर्स आउटलाइन के थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसको प्रॉपर डिटेल में आपको बताने से पहले जो पहले दो हम लोगों ने पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, मैं उनका थोड़ा सा रिकैप दे दूं। सबसे पहले हमने बेसिक आइडिया जो हमारे विजुअल स्कूल सिस्टम का है उसको डिस्कस किया। मैंने आपको कंपेटिटिव एज बताया कि आपका स्कूल क्यों सक्सेसफुल होगा। देन उसके बाद मैंने आपको बताया कि आप अपने स्कूल की प्रोडक्ट्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से आपने जो कम्युनिकेशन करनी है पेरेंट्स के साथ या अपने स्टूडेंट्स के साथ, उसके लिए ऑलरेडी आपने क्या क्या चीज़ें पहले से प्रिपेयर करके रखनी है। आपके पास क्लासेस के लिए सारी चीज़ों के लिए क्या क्या पहले प्रिपरेशन होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम उस पार्ट की तरफ आने लगे हैं जो कि आप सबका बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होगा कि हमने जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं हमने उनको किस तरह से मैनेज करना है। सो जनाब, सबसे पहले जो काम मैंने आपको सेकेंड पार्ट में करने के लिए कहा था वो था कि आपने एक रिक्वायरमेंट लिस्ट रेडी करनी है कि आपको चीजें कौन कौन सी रिक्वायर्ड हैं अपने स्कूल को रन करने के लिए। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या आपने अपनी वो रिक्वायरमेंट लिस्ट रेडी कर ली है। अगर कर ली है तो बहुत अच्छे, मेरी तरफ से आपको शाबाश। अब उस लिस्ट का करना क्या है, सवाल ये है आपने क्या करना है कि उस लिस्ट में जितनी आइटम्स आपने लिखी हैं उन आइटम्स के आगे आपने उनकी एस्टिमेटेड जो प्राइसेस हैं वो लिखना शुरू कर देनी है। फॉर एग्जांपल, आपने लिखा कि आपको एक लैपटॉप चाहिए था, आपने उसके सामने अपनी एक लैपटॉप की रेंज लिख ली कि मैं एक 20,000 का लैपटॉप जो है वो परचेज करूंगा। आप यकीन करेंगे 20,000 की रेंज में एक अच्छा इस सारे काम को चलाने के लिए लैपटॉप बड़ी आसानी से मिल जाता है। मोबाइल फोन ऑलरेडी आपके पास है, आप उसकी जो रूटीन में वेरिएबल कॉस्ट हैं, जब हम उसकी बात करेंगे तो वो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो उसमें जरूर ऐड कीजिएगा। आप उस लिस्ट में आपने लिखा होगा कहीं कि आपको व्हाइट बोर्ड एक रिक्वायर्ड है। आप ये देखेंगे ये वाला जो एक व्हाइट बोर्ड मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, आपको इस तरह का व्हाइट बोर्ड बड़ी आसानी से मार्केट से 700-800 रुपए में मिल जाता है। आप उसकी प्राइस लिखें। आपके पूरे साल में यूज होने वाली जो आपकी बोर्ड मार्कर्स हैं, आप उनके एक पैकेट की, एक डिब्बे की प्राइस जो है एस्टिमेटेड वो लिख लें। आपने जो एक इरेजर जो है वो यूज करना है, आपने जो एक डस्टर यूज करना है आप उसकी प्राइस लिख लें। आपको जो एक टेबल चाहिए होगी प्रोफेशनल सी, आप उसकी प्राइस लिख लें। यही 3-4 चीजें जो आपने उस लिस्ट में ऑलरेडी ऐड की हुई हैं, आपने उनके सामने उनकी एस्टिमेटेड प्राइसेस लिख देनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट काम आपने करना है वो ये है कि आपके जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल देखें, आपकी सर्दियां हैं तो जाहिर बात है पंखा नहीं चलेगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कम हो जाएगी। गर्मियां हैं तो पंखा चलेगा, अगर एसी लगा हुआ है तो एसी चलेगा, ठीक है। इसी तरह आपकी और बहुत सारी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएंगी। आप ये देखें कि आपको सफाई के लिए भी माइट भी कोई बंदा रखना पड़े जहां पे आप बैठते हैं, या आपके दूसरे टीम मेंबर्स आते हैं वो आके बैठते हैं। जब वो आते हैं आपको उनको एंटरटेन करने के लिए कोई चाय का बंदोबस्त करना पड़ता है या किसी जूस का बंदोबस्त करना पड़ता है। दीज आर वेरिएबल कॉस्ट एंड इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कितना बढ़ाते हैं। आपने फिर क्या करना है कि उस लिस्ट में वो सारे वेरिएबल फैक्टर्स जो हैं उनके भी नाम लिख लेने हैं और उसके सामने उन सारे वेरिएबल फैक्टर्स की जो कॉस्ट हैं वो भी आपने वहां पे पुट कर देनी है। देन उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अगर दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए कोई टीम मेंबर्स जो हैं उनको साथ में ऐड किया हुआ है, उनको साथ में अटैच किया हुआ है, तो उनकी एस्टिमेटेड रिम्यूनरेशंस, उनको जो आपने सैलरी देनी है वो सारी सैलरी जो है वो भी आपने इस सारी लिस्ट में ऐड कर लेनी है। याद रखिएगा कि ये सारी सैलरीज लिखते हुए अपना नाम भी उस लिस्ट में जरूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि आप खुद भी एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में ये वाली बात आ रही होगी कि हम किसी भी अपने टीम मेंबर के साथ सैलरी के मैटर को कैसे डिस्कस करें। तो जनाब, इसका बहुत आसान सा तरीका है। आपको पता है कि पाकिस्तान में मोस्टली एकेडमीज में पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं उनको डेली पढ़ाने के लिए कोई 30 से 35 मिनट का एक लेक्चर दिया जाता है और उस 30 से 35 मिनट के एक लेक्चर को वो पूरा एक महीना पढ़ाते हैं और उसके बाद पाकिस्तान में जो रूटीन में एकेडमीज हैं उनको कोई 2500 रुपीज 3000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से पे कर देती है। आप भी जरा अंदाजा लगा लें कि आपके पास जो टीचर आ रहा है वो आपको कितना टाइम दे रहा है, उसके लिहाज से आपको उसे कितना पे करना चाहिए। सो उसके साथ एक डील डन कर लें। आप अपने उस टीचर को ये बताएं कि आपने सिर्फ एक शिफ्ट में नहीं पढ़ाना, आप हमारे साथ
3 शिफ्ट्स में चलें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको भी रिसोर्सेज को मैनेज करने में आसानी होगी और उस टीचर को भी, उस रिसोर्स पर्सन को भी ये एक फीलिंग आएगी कि हाँ यार, मैं अगर यहाँ पे आ रहा हूं तो मुझे वाकई कुछ ना कुछ अर्न हो रहा है, मैं वाकई कुछ ना कुछ कमा रहा हूं। सो वो भी आपके साथ अटैच होने में खुशी महसूस करेगा। सो इस तरह से आपने क्या करना है कि जो एस्टिमेटेड रिम्यूनरेशंस हैं, सैलरीज हैं, वो भी आपने वहीं पे लिस्ट में ऐड कर लेनी है। देन उसके बाद क्या करना है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपने उस लिस्ट में अपने स्कूल की मार्केटिंग का जो बजट है वो भी आपने एलोकेट करके वहां पे जरूर रखना है। अब बहुत सारे लोग मेरे से ये पूछेंगे कि सर एक जो एस्टिमेटेड बजट है वो मिनिमम कितना होना चाहिए? तो जनाब ये डिपेंड करता है कि आप अपने सारे काम को कितना बढ़ाना चाह रहे हैं, आप अपने सारे काम को कितना ज्यादा ब्रॉड करना चाह रहे हैं, कितना ज्यादा फैलाना चाह रहे हैं। आप ये देखें कि एक वर्चुअल स्कूल का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि ये एक स्पेसिफिक विसिनिटी से, एक स्पेसिफिक इलाके से निकलकर टोटली एक जो वर्चुअल वर्ल्ड आपको अवेलेबल है ये वहां तक फैल जाता है। मैं चूंकि मेरा ताल्लुक जो है वो इस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और एजुकेशन की फील्ड से भी है, तो मैं आपको एक फैक्टर बताता चलूं कि जब भी एक ब्रांडेड स्कूल किसी इलाके में खुलता है तो उसकी जो मार्केटिंग और ब्रांडिंग है उसको करने के लिए तकरीबन कोई 4 से 5 किलोमीटर का एरिया जो है उसके स्कूल के इर्द गिर्द वो सिलेक्ट किया जाता है, क्योंकि यही एज्यूम किया जाता है कि इस 4 से 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर से ही स्टूडेंट इस स्कूल की ब्रांच में आएंगे। इसके अलावा कहीं दूर से स्टूडेंट्स नहीं आएंगे। अगर एक लोकल स्कूल खुलता है तो उसके बारे में ये एक एस्टिमेशन है कि तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर के एरिया से ही सिर्फ लोग जो हैं वो इस स्कूल में आएंगे। ब्रांडेड स्कूल का एरिया जरा ब्रॉड होता है, अगर कोई लोकल स्कूल है तो उसका एरिया जो है वो थोड़ा सा कम होता है, लेकिन आपके वर्चुअल स्कूल का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है। आप देखें पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में बैठे बंदे से, आप दुनिया में भी कहीं पे भी कोई भी बंदा बैठा है जो कि आपके सिस्टम में आकर अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाना चाह रहा है। लेकिन अब बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज में हैं और वहां पे वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं अपनी नेटिव लैंग्वेज में, लेकिन वहां पे स्कूल्स अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं, आपको पता होगा कि सऊदी अरेबिया में रहते हैं, वहां पे एम्बेसी ने स्कूल्स ओपन किए हुए हैं। तो आप ऐसे बहुत सारे लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो आपके स्कूल में एडमिशन लें और जो पाकिस्तान की नेटिव लैंग्वेज में एजुकेशन है वो उसको हासिल कर सकें। सो आपका होराइजन चूंकि बहुत ज्यादा ब्रॉड है, सो आपको उसके अकॉर्डिंगली अपना जो मार्केटिंग का बजट है वो आपको एलोकेट करना पड़ेगा। अब मार्केटिंग करनी कैसे है, कहां कहां पे करनी है, ये सारी चीजें हम अपने नेक्स्ट मॉड्यूल में जो मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग का मॉड्यूल होगा हम वहां पे डिस्कस करेंगे। सो यहां पे सिर्फ मैंने आपको यह बताया है कि आपने मार्केटिंग के बजट को वहां पे लिखना नहीं भूलना। मार्केटिंग का बजट मैं आपको जो इसका मॉड्यूल होगा उसमें मैं आपको एक एस्टिमेटेड जो इसकी अमाउंट है वो भी जरूर आपको बता दूंगा। सो आपने इसको लिख लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इन सारी कॉस्ट को, इन सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद अगर आप मुझसे पूछें तो ये कोई बहुत ज्यादा अमाउंट पर मंथ के हिसाब से नहीं बनेगी। आप इसको ऐड करें और देन उसके बाद इसको ऐड करके आप इसको 10 पे डिवाइड कर दें। आप इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपके सामने एक अमाउंट आ जाएगी, वो तकरीबन कोई 5000 या इसके राउंड अबाउट होगी। आप वो वाली जो अमाउंट है समझें कि ये आपकी पर हेड कॉस्ट आएगी। सो आपने अगर 10 स्टूडेंट रखने हैं तो आपकी पर हेड कॉस्ट निकल आएगी। अगर आपने 8 स्टूडेंट रखने हैं तो इन सारे एक्सपेंसेस को 8 के ऊपर डिवाइड कर दें, आपकी कॉस्ट सामने आ जाएगी। अगर आप स्टूडेंट्स 8 रखेंगे तो आपकी कॉस्ट ज्यादा आएगी, आप 10 रखेंगे आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, और अगर आप 12 करना चाहते हैं तो आपकी कॉस्ट मजीद कम हो जाएगी। इस तरह से आप कॉस्ट को भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा यह है कि अपने स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा नहीं रखिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके स्कूल के जो रिजल्ट्स हैं, आप जो इससे अचीव करना चाह रहे हैं वो आप प्रॉपर्ली अचीव नहीं कर पाएंगे। आपने जब अपनी पर हेड कॉस्ट निकाल ली तो उसके बाद आप अपना एक प्रॉफिट का मार्जिन रखें कि मैंने इतना इस पे अर्न करना है। ठीक है, आपने उस कॉस्ट में वो वाला मार्जिन ऐड कर दिया। वो 1000 पर हेड भी हो सकता है, वो 500 पर हेड भी हो सकता है। आप वो मार्जिन ऐड करके उसको अपने स्कूल की पर हेड फी के तौर पर लोगों को बता सकते हैं। देखिए, अगर आप डिस्काउंट्स देना चाह रहे हैं, आप लोगों को कुछ ऑफर्स देना चाह रहे हैं,
ठीक है, उसके लिहाज से आप इस प्रॉफिट मार्जिन में इजाफा कर सकते हैं, क्योंकि आपने डिस्काउंट देके वापस फिर अपने इस प्रॉफिट मार्जिन को जरूर अचीव करना है। सो इस लिहाज से आपने उस प्रॉफिट मार्जिन को भी सेट करना है और अपने इन सारे के सारे फाइनेंशियल मैटर्स को आपने नोट डाउन करके, आपने डिवाइड करके अपने पास रख लेना है, ताकि आपके लिए अपने फाइनेंशियल मैटर्स को डील करना आसान हो जाए। आप जरा अंदाजा लगाएं कि अगर आप एक शिफ्ट चलाते हैं और आप 1000 पर हेड अपना प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं, 10 स्टूडेंट्स रखते हैं, तो एक शिफ्ट से आप 10,000 रुपीज अर्न कर रहे हैं। इसके अलावा जो आपने सब्जेक्ट खुद पढ़ाया, आप उस सब्जेक्ट की जो कॉस्ट रिसीव कर रहे हैं वो भी आपकी अर्निंग है। आप अगर दूसरी शिफ्ट में जाते हैं तो अगेन इतने ही पैसे आप अर्न कर रहे हैं। आप तीसरी शिफ्ट में जाते हैं तो अगेन आप इतने ही पैसे अर्न कर रहे हैं। आप चौथी शिफ्ट में जाते हैं तो अगेन आप इतने ही पैसे अर्न कर रहे हैं। तो यकीन करें, आप घर बैठे 1 लाख से ज्यादा इस अपने वर्चुअल स्कूल सिस्टम के थ्रू अर्न कर सकते हैं। यहां पे मैं आपको एक और फैक्ट भी बताता चलूं कि आपके मोस्टली कस्टमर्स जो इस सिस्टम पे आएंगे वो या तो अपर मिडिल क्लास होगी या एलीट क्लास होगी, जिनके पास पैसे होते हैं, जो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है वो इंडिविजुअल कंसंट्रेशन के साथ और इंडिविजुअल किसी ऐसे एनवायरनमेंट में पढ़े जहां पे उनके ऊपर एक इनफरादी तवज्जो जो है वो दी जा सके। आप इस स्कूल सिस्टम को नीचे वाली जो क्लासेस हैं, आपकी जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, आप उसके लिए भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपको उसके लिए अपने बजटिंग के तरीकेकार को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ाने पड़ेंगे, आपको और भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो साथ में मैनेज करनी पड़ेंगी। सो दिस वॉज द पार्ट जिसका बहुत सारे लोगों को इंतजार था कि हम उसको डिस्कस करें और जो कि बहुत सारे लोगों का मेन कंसर्न था। आप यकीन करें, अगर आप मुझसे पूछें तो आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट पर मंथ कभी भी, मेरा नहीं ख्याल कि 25,000 या 30,000 से बढ़ेगी, कभी भी नहीं बढ़ेगी। आपकी ये देखें, लैपटॉप की जो कॉस्ट है दिस इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आपकी जो इंटरनेट डिवाइस की कॉस्ट है वो भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट, आपको सिर्फ इंटरनेट पैकेज करना पड़ेगा। आपकी जो एक टेबल की कॉस्ट है वो भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आपकी जो बोर्ड की कॉस्ट है वो भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आप मार्कर्स लेकर आप उसमें इंक रिफिल करके पूरा एक साल गुजार सकते हैं। सो ये भी कोई बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं है। आपको जो रेगुलर कॉस्ट आएगी पर मंथ वो सिर्फ एक ही होगी, वो ये होगी, इनफैक्ट आपको 2 कॉस्ट आएगी। एक तो ये होगा कि आप अपने टीम मेंबर्स को रिम्यूनरेशंस देनी है, सैलरीज देनी है, और दूसरी होगी इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट। आपको इसी को फिर आगे मंथली बेसिस पे मैनेज करना है और बाकी जो भी आपको मिलेगा दैट विल बी योर अर्निंग। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बुरा सौदा है।